स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल 2024 है, इलेक्शंस का ईयर, और लगातार तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाएंगे भारत की जनता के पास। जैसा कि हर इलेक्शंस में होता है, रहेंगे ऑन द टेबल। ऑन द डिस्कशन विल बी सेवरल टॉपिक्स। इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से रहेगा, बट इन सब से आगे बढ़ के एक पर्टिकुलर स्फेयर या एक पर्टिकुलर थीम जो शायद हम और आपके नजर से नजरअंदाज हो जाए, इज द थीम ऑफ एनवायरनमेंट। और thus इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 साल की समीक्षा इन सो फार एज द एनवायरनमेंट आउटलुक ऑफ द करंट गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। क्या थे हमारे हिट्स, क्या थे हमारे मिसेस, क्या है हमारा लॉन्ग टर्म अप्रोच, और कैसे हम कॉम्बैट कर रहे हैं द चैलेंजेस दैट कम विद क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट and global warming. Hello and welcome. My name is Bhuvan Apurva Jha, and if I go ahead and tell you first the sequence and the parameters that we will be testing, हम कैसे जाके किन पर्टिकुलर एरियाज को समझेंगे थोड़ा डेप्थ में, पहले मैं वो आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट विल गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इज द फॉरेस्ट्स, कि हमारा फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पिछले 10 साल में हमने कैसे क्या क्या अप्रोच किया है, क्या क्या हमारे आउटकम्स हैं, उसके बारे में देखेंगे हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड देन ऑन एंड सो फोर्थ। सो फर्स्ट फॉरेस्ट्स, उसके बाद एनवायरमेंट गवर्नेंस, मतलब वो सारे स्ट्रक्चर्स, वो सारे पॉलिसीज जो अब हमारे और आपके बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे से रिलेटेड है, हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है, और उन सब का लेना देना है एनवायरमेंट से। तो एनवायरमेंट गवर्नेंस भी हम देखेंगे बड़ी ही स्पेसिफिकली कि पिछले 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। After that, we'll take a look at wildlife conservation. For example, हम जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ। The government of India is also running a cheetah rehabilitation reintroduction project. तो what were the outcomes? क्या challenges थे? Again, that needs to be identified too, because all in all, let's approach this from the critical analysis perspective. Right. After that, नमामि गंगे प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम इनफैक्ट अनाउंस किया गया था। 10 साल बीत गए हैं उस अनाउंसमेंट को, सो वी शुड गो अहेड एंड टेक अ लुक एज टू व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड वेल व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस दैट कम विद नमामि गंगे प्रोग्राम। फाइनली विल टेक अ लुक एट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। COP28 की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस में बना रहा, पूरा विश्व का अटेंशन अब ट्रांजिशन अवे हो रहा है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या भारत का आउटलुक भी सिमिलर है, क्या डिफरेंट है, हमारे क्या चैलेंजेस हैं, वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। So let's go ahead and understand. शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट्स और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के साथ, और हमारा बेंचमार्क जो हम देखेंगे इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये लास्ट पब्लिश किया गया था साल 2021 में, और ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में इट वाज स्टेटेड दैट वेल वी हैव मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन आवर ट्री कवर, इन आवर फॉरेस्ट कवर, दैट वी हैव डन इंप्रूवमेंट, हमने इंप्रूवमेंट किया है एज कंपेयर टू 2019। ये हर 2 साल के अंतराल में ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में स्थित है। तो हमारा इंप्रूवमेंट देखा गया इन सो फार एज से व्हेन यू कंपेयर टू 2019। साथ ही हमने देखा दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 हमें बताता है द फॉरेस्ट से अवेलेबिलिटी इन एरियाज दैट आर टाइगर सेंसिटिव। टाइगर को एक कीस्टोन स्पीशीज, एक फ्लैगशिप स्पीशीज का दर्जा देते हुए उसके अवेलेबिलिटी के लिए कितना फॉरेस्ट है, वो सब कुछ बताया गया। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइगर हमारा एक सेंट्रल फोकस, एक सक्सेस स्टोरी बना रहा था, विच इज व्हाई यू फाउंड दैट द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वो जाके टाइगर के हैबिटेट के लिए कितना अवेलेबल फॉरेस्ट है वो भी मेंशन करता है। राइट, सो वी फाइंड दैट वेल काफी जगह फॉरेस्ट के इंप्रूवमेंट भी देखे गए। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, ये सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट का अवेलेबिलिटी, उनका इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर रजिस्टर किया गया। ये भी देखा गया कि इसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ था। नाउ द फोकस इज ऑन डेवलपमेंट एंड दस एसोसिएटेड डिफॉरेस्टेशन इज अ टैंजिबल साइड प्रोडक्ट ऑफ द होल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि अभी डेवलपमेंट का थ्रस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन एक्सपेक्टेड है। All in all, we are doing well in so far as the forests conservation and forest का protection is concerned. पर इसका अब नेगेटिव्स भी हम देखते हैं। ये तो है जो क्लेम्ड है,
राइट? तो ग्रीन से मैंने बताया है जो हमारे पॉजिटिव्स हैं। अब रेड से हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। और इसमें सबसे पहला जो कुछ एक्टिविस्ट्स ने अलेज किया कि आपने जो रिपोर्ट में मेंशन किया है से हमारा फॉरेस्ट कवर, जब हम सैटेलाइट इमेजरी से उसे कोरॉबरेट, उसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो वो फिगर्स ऐड नहीं हो रहे। दैट वाज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म दैट केम अलोंग। सिमिलरली ये भी कहा गया कि जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं या जो प्लांटेशंस हैं उनको भी हमने फॉरेस्ट का दर्जा दे दिया है एंड दस उसको भी आपने फॉरेस्ट कवर के अंदर डिफाइन कर दिया है। बट one of the primary criticisms came from the misutilization, or dare I say the underutilization of the CAMPA fund, the compulsory afforestation fund. अब ये कैंपा है क्या? तो समझिए ऐसा कि कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड है, वो फॉरेस्ट लैंड हम मान के चलते हैं। अगर आप उस फॉरेस्ट लैंड के कैरेक्टर को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसको डाइवर्ट करते हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, इन दैट केस आपको देना पड़ता है एक फाइन, एक कंपेंसेशन। आप कॉम्पनसेट करते हैं स्टेट को। अब वो पैसा जो आपने दिया, जो नेशनल कॉर्पस जो तैयार हो रहा है, वो स्टेट यूज करता है अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए। ये कैंपा फंड स्टेट्स के पास अवेलेबल था और ये फंड आपने देखा 10 साल में उभर के बहुत ज्यादा बढ़ के आता है। अगर आप देखेंगे फंड यहां पे 2900 करोड़ था ये 2009 साल में, और ये बढ़ के हो जाता है 51,000 करोड़ 10 साल बाद। Which means it's a considerable sum of money, the CAMPA fund. पर यह भी देखा गया कि इसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये जो फंड पड़ा है, ये जो अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स में लगना चाहिए, वो उस हद तक अभी तक नहीं लगा है। ये अगर इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन देखेंगे, द कॉम्पनसेशन अफॉरेस्टेशन नाइदर कॉम्पनसेट्स नॉर फॉरेस्ट, 60% of the funds are lying under, they are just not being utilized. So this is the primary criticism in the last 10 years that yes, हमने फॉरेस्ट की तरफ अच्छा काम किया है, पर जो फॉरेस्टेशन एफर्ट्स हम सप्लीमेंट कर सकते थे उसमें शायद थोड़ी कमी रह गई है। या हम कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, जो फंड हमारे पास अवेलेबल था, अगर उसको हम और यूज करते, that could have led to better results. So this is to do with forests and forest conservation. And now we will move on to the next point that I told you is the point of environmental governance. मतलब वो सारे पॉलिसीज आपके ऑन द ग्राउंड, वो सारे एक्शंस जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट प्रोसेसेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल परमिट लेना देना, फॉर एग्जांपल आपका जनरल पॉलिसी। इसमें एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एनवायरमेंट क्लियरेंस का। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो क्लियरेंस मिलने में कितना टाइम लगता है, उसमें देखा गया कि a lot of work was done. Obviously आपने देखा होगा भारत has done, India has done very well insofar as the ease of doing business is concerned. Which means जो ये आपके delays थे, जो bottlenecks थे, वो आपने address किया है। इसी में environment clearance एक सब पार्ट बनता है। और उसमें देखा गया कि साल 2014 से लेके 2017 तक 600 डेज का जो आपका क्लियरेंस का टाइम था, जो परमिशन मिलने का टाइम था, वो घट के ऑलमोस्ट 1/3 से भी लेस हो जाता है। Which means faster clearances are being given. Not just that, you also find that the number of clearances is also higher. मतलब टाइम कम लग रहा है और हम ज्यादा परमिट्स दे रहे हैं, ज्यादा परमिशंस दे रहे हैं। Which means कि आपका पूरा फोकस रहा है to create the ecosystem for business development. Right? Now, when you go forward, you will find कि जो environmental rule of law है, जो आज हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, किसी भी पॉलिसी को पहले एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क से जांचा जाता है, मापा जाता है, उसको सस्टेनेबिलिटी के फ्रेमवर्क से मापा जाता है। दिस इज ऑल्सो बीइंग सीन दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एक प्राइमरी ड्राइवर उभर के आया है इन सो फार एज इंटीग्रेटिंग दिस एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ इनटू जनरल पॉलिसी मेकिंग, इनटू जनरल लॉ, व्हिच मींस इट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन सो फार एज आवर environmental governance structure and say infrastructure is concerned. जब हम institutional framework की बात करते हैं, जब एक consciousness की बात करते हैं, we find that Supreme Court has done very well to that extent. उसके बाद हम देखते हैं ESG framework, Environment Social Governance Framework. Friends, आपको ये समझना जरूरी होगा कि जब भी हम climate, global warming की बात करते हैं तो किन किन स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कंट्री, यस, एक स्टेक होल्डर है। कंट्री के अंदर यू हैव इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स, देन यू हैव कंपनीज, बिजनेसेस, एंड देन यू हैव से द गवर्नमेंट। उसका भी तो एक अप्रोच बनता है, उसका भी एक इनेबलिंग इकोसिस्टम का एक रोल है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम मिशन लाइफ की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिविजुअल को टारगेटेड है, सिमिलरली आप देखेंगे कि ESG बिजनेसेस के लिए टारगेटेड है। इसका अर्थ क्या है? हाउ इज ESG डिफरेंट फ्रॉम से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये समझिए कि ये एक सबसेट्स है। बड़ा कॉन्सेप्ट है ESG, विच मीन्स एक कंपनी के बिहेवियर, उसके अप्रोच, उसके पॉलिसी मेकिंग और उसके एग्जीक्यूशन में एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का झलकना, राइट। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंटरनल मैकेनिज्म है जहां से कि आपसे सोशल अकाउंटेबिलिटी आप इन्फोर्स कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्वियसली द बिगर कॉन्सेप्ट इज ESG। अब एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये जब हम बात कर रहे हैं कंपनीज की, जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम पाते हैं दैट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो सेबी का एक रिपोर्ट उभर के आया है, ये अगेन इज द फर्स्ट स्टेप जब हम बात करते हैं भारत के एफर्ट्स की इन सो फार एज रेगुलेटिंग द ESG फ्रेमवर्क फॉर आवर कंपनीज। सो दीज आर द पॉजिटिव स्टेप्स इन द लास्ट 10 years जब हम एनवायरमेंटल गवर्नेंस को कंसिडर कर रहे हैं। पर अब हम थोड़ा सा चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें सबसे पहला चैलेंज उभर के आता है, जैसे मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का टाइम कम हो गया है। तो एक्टिविस्ट्स अगेन अलेज करते हैं, क्योंकि आप टाइम कम ले रहे हैं, विच मीन्स कि क्या आप ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? आर यू डूइंग ऑल द मैंडेटरी चेक्स दैट आर देयर इन प्लेस? इज द एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो क्या डाइल्यूट हो रहा है एक पार्ट? विच इज वाई आप देखेंगे कि रिड्यूस टाइम के चलते क्या हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वो हम ठीक से मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक सस्पेशन बताया गया है। सिमिलरली यू फाइंड दैट जो हम ESG फ्रेमवर्क की बात किया, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, फ्रेंड्स आपको एक बात समझना जरूरी है कि जब भी इस तरह के न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क उभर के बनेगा या बन भी रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसमें you will find that those countries who take the lead are the primary movers and shakers of that particular theme. इंडिया के पास भी यह अपॉर्चुनिटी था to be a global mover and shaker in say environment, social and governance architecture. एक ग्लोबल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में इंडिया could have taken the lead. पर यह कहा जाता है कि इंडिया का जब डोमेस्टिक इकोसिस्टम ही अभी सेबी ने शुरू किया है, तो हम काफी बिहाइंड द आर्क हैं ग्लोबली अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, which means we have been a bystander insofar as developing the global framework for ESG is concerned. Right? So that is another criticism that is mentioned. And similarly you will find कि मार्च 2020 में environmental impact assessment, एक कंपनी जब अपना कोई प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, तो लोकल एनवायरमेंट पे क्या क्या एडवर्स इंपैक्ट्स पड़ेगा, उसके मेजरमेंट को हम एक तरीके से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कहते हैं रफली। दिस वाज अगेन द होल प्रोविजंस ऑफ दिस लाई इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। पर इसमें रिसेंटली पाया गया कि इसके जो सेफगार्ड्स हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनको थोड़ा डाइल्यूट करने का अटेम्प्ट किया गया। ऑब्वियसली वो पुशबैक आया सिविल सोसाइटी से एंड द होल पॉलिसी वाज पुट ऑन होल्ड। बट देन द फियर इज दैट आर यू गोइंग टू डाइल्यूट एनवायरमेंट insofar as the pursuit of development is concerned, right? So this is the negative part of the environmental governance, or the more we can understand as the challenges of environmental governance in the last 10 years is concerned. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। काफी सारा गुड न्यूज है। इनफैक्ट 50 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को। भारत अब 3167 टाइगर्स के लिए घर है। So we have done exceptionally well insofar as tiger conservation is concerned. In fact, India के efforts अब global efforts के examples में count किया जाता है। Similarly, we also found that International Big Cats Alliance, जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं सालगिरह पे लॉन्च किया गया था, जहां पे कि 7 बिग कैट स्पीशीज, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर एंड चीता,
इनके कंजर्वेशन के लिए भी भारत ने एक एफर्ट दिखाया है। और साथ ही साथ आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनको एनवायरमेंट चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड वाज प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि भारत के जो बायलैटरल जो मल्टीलैटरल एफर्ट्स हैं उनका एक ह्यूज रिकग्निशन है। You do realize that for the head of state or the say equivalent to get awarded something like this basically tells you कि भारत का जो अप्रोच है ग्लोबल लेवल पे दैट इज इंक्लूसिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अब हम बात करते हैं, करेक्ट। और आज हम देखेंगे भी इस डिस्कशन में कि कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ग्लोबल साउथ साउथ का फ्रेंडशिप का ब्रिज, राइट। सो वी फाइंड दैट यस वी हैव डन एक्सेप्शनल वर्क इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पर जो न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट बना रहा वाज द रिटर्न ऑफ द चीताज, राइट। क्लोज टू मतलब कितने सालों बाद, 50-60 सालों बाद आपके पास चीताज वापस आए कूनो नेशनल पार्क पे। उसके भी पूरा एक टाइमलाइन था, काफी सारे आए, देयर वर फ्यू चैलेंजेस, थोड़ा से कुछ डेथ्स हुए, ओके। कभी उनको जंगल में छोड़ना पड़ा, फिर वापस वो अपने इंक्लोजर्स में आए, उसके बाद अब धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो काफी बड़ा सीक्वेंस है। अगर आप वो पूरा सीक्वेंस जानना चाहते हैं, यू कैन डू सो। बाय द वे, I have done an exclusive video on this for Study IQ. ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। But the return of the cheetahs was a major news, or rightly so, because again, this was the cheetahs coming back to India. पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमारे नेगेटिव्स क्या क्या थे? और इसमें सबसे पहला था द क्रिटिसिज्म ऑफ द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। बाय एंड लार्ज ये कहा गया कि आपने जो सारे पैसे लगाए, could you have gone ahead and saved other species? Well, again, this is an ethical argument, but then this has also been countered by scientists by saying कि जितने हमारे स्पीशीज, जितने हमारे यूनिट्स आए थे कूनो नेशनल पार्क में एज पार्ट ऑफ द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, उसमें से इट इज एक्सपेक्टेड कि हाफ के आसपास पहले 1 साल में दे विल पेरिश, क्योंकि ये रीचेंज जो है, ये ट्रांजिशन जो है काफी दफा एक्सट्रीम हो सकता है। सो यू फाउंड दैट वेल, दिस वाज वन क्रिटिसिज्म दैट वाज फॉलोड। द सेकंड वाज कि हमारा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया। ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, पॉपुलेशन का प्रेशर है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का भी प्रेशर है, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन का भी प्रेशर है। एंड दस यू फाउंड दैट ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इंस्टेंसेस, उनके फ्रीक्वेंसी में इजाफा आया है। थर्डली, द लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर फॉरेस्ट गार्ड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम जब भी वैलर की बात करते हैं, we often think of our military and paramilitary forces, and rightly so. पर हमारे अटेंशन से एक वैलर का एग्जाम्पल शायद हम मिस कर जाते हैं, और वो है द वैलर दैट इज डिस्प्लेड बाय द फॉरेस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, जो 24/7 365 days a whole year they are working day in day out to protect India's biodiversity. उनके सामने हैं challenges such as poachers, from not just from the forest also, you have snakes and wild animals se bhi threat. And yet what you find is that unfortunately we as the country do not really recognize the valor of our forest guards. काफी दफा आप देखोगे काफी states में भी forest guards को target किया जाता है, not just by poachers but also from unfortunate instances in the wild. And yet there is no national recognition for our forest guards. Right, so this is one say a positive challenge that we can go ahead and look to address in the coming days and years. Right? Similarly, हमारे invasive species का लैंटना कैमरा हो, या species वो सारे species जो पहले अमेज़न में मिलते थे पर अब आप केरला में आपको वो फिश मिल रहा है, ये invasive species का problems friends बहुत ही critical बनता जा रहा है. In fact, if you look at this headline, कि 241 invasive species have been mapped and India is top at the list. So not just from a awareness perspective, but from the exam perspective also I will suggest कि invasive species आपके लिए भी एक key area of concern बना रहना चाहिए. तो ये एक challenge है जो again needs to be addressed on a pan India basis. Okay? And finally, ये जो पूरा सारा का सारा हमारा criticism boil down करता है इसी पे, that the development versus conservation, preservation का जो एक debate है, ये एक intricate balance है. There is no end goal here. The best you can do is have a definitive balance at all times. Okay? And that is the approach that should be displayed and is being displayed to a large extent by the government of India. Right? So this is the criticism or the challenge of the wildlife conservation program. Moving on to the Namami Gange program now. बहुत ही fanfare के साथ launch हुआ था साल 2014 में.
कि गंगा को, मां गंगा को साफ किया जाएगा, राइट? यू फाउंड दैट 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके अंतर्गत 193 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनको लिया गया है। प्राइमरीली फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन आपका है फ्रॉम द इंडस्ट्री एफ्लुएंस एज वेल एज से द वेस्ट, ओके, द ह्यूमन वेस्ट, द सीवेज जो आपका डंप कर रहे हैं आप रिवर में। अब इसको काउंटर करने के लिए काफी सारे पॉलिसीज साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम जब हम बात करते हैं, तो ये भी एक कंपोनेंट है टू मेक श्योर कि आपका नमामि गंगे प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, विच मीन्स कि नमामि गंगे प्रोग्राम का सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द अदर प्रोग्राम्स दैट रन अलोंगसाइड, ओके। एंड व्हाट यू फाइंड इज कि जब हम ओडीएफ की बात करते हैं, विच मीन्स कि आपके पास टॉयलेट्स बना दिया गया है, बट इफ द टॉयलेट्स आर नॉट साइंटिफिकली मेड or are not being managed on a regular basis or are not being maintained on a regular basis, अगर मेंटेनेंस में कमी है, अगर मैनेजमेंट में कमी है, या अगर आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो you are going to find कि creation of that infrastructure will have negligible effect on the Namami Gange program, right? Which is what you find कि 252 projects complete तो हुए हैं purely for the purpose of कि हम अपने domestic और industrial waste water को treat करके हम then process करें। बट द क्रिटिसिज्म इज वेयर फ्रेंड्स, पहला कि कुछ प्रोजेक्ट्स में काफी डिले देखा गया है। आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि एक प्रोजेक्ट का सक्सेस काफी सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के सक्सेस पे भी निर्भर करता है। तो जो ये डिलेज होते हैं बाकी जगह, वो उसका आपको इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट दिखता है यहां भी। सिमिलरली सम स्टेट्स आर आल्सो सेड टू हैव नॉट यूटिलाइज्ड द फंड्स, फंड्स आए पर खर्च नहीं हुए, विच मींस काम नहीं हुआ। सिमिलरली यू फाइंड कि लिमिटेड इंपैक्ट है, अभी तक जितना प्रोजेक्ट्स लिया गया है और जिस तरह का आउटकम आया है, वो शायद प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में शायद पीछे रह जाए। बट देन दैट इज अ फेयर क्रिटिसिज्म, बट यू रियलाइज व्हाई, क्योंकि ये एक रिवर की बात कर रहे हैं आप इन वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट एरियाज ऑफ पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अगर आप देखेंगे वहीं पे उस पूरे स्ट्रेच में है। तो यू कैन नॉट गो हेड एंड चेंज द होल कैरेक्टर ऑफ अ रिवर just by going ahead and not managing it scientifically, right? And you find कि जो open defecation free villages हैं, वहां पे sludge का management ये एक issue बन के ऊपर है। Again, sludge is the higher form of your waste water, okay, much more toxic। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा, basic infrastructure missing है, तो sludge का creation हो रहा है, which is counterproductive to the whole point। So Namami Gange has been a hit and a miss, but then this is a work in progress which will require multiple stakeholders to converge their actions and policies together. Right. Moving forward, now let's look at the river interlinking project. Okay. Once again announced, in fact 30 projects have been identified friends. ये पूरा 30 का लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, और यू फाइंड कि यहाँ पे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। ओके, टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। व्हाई? बिकॉज फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया में वाटर का अवेलेबिलिटी मॉनसून डिपेंडेंट है, विच मीन्स कुछ महीनों में हमारे पास पानी का सप्लाई ज्यादा है और बाकी महीनों में पानी का सप्लाई कम है। सो द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज लुकिंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, कि मेकिंग श्योर कि हमारे वाटर सरप्लस एरियाज से वाटर डेफिसिट एरियाज पे हम पानी का सप्लाई हम थ्रू कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स हम कर सके। एट द सेम टाइम आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को भी इंश्योर करना चाहते हो, टाइम स्पेसिफिक भी और स्पेस स्पेसिफिक भी। परफेक्ट, बट द चैलेंजेस आर मल्टीफोल्ड। व्हेन वी लुक एट द चैलेंजेस इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू विल सी कि ये रिवर टू रिवर इंटरलिंकिंग इन थियरी इज एन एक्सेलेंट प्रोजेक्ट, बट इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर अभी और शायद ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये पूरे प्रोजेक्ट को आप कमर्शियली भी यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट कि आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट पानी अवेलेबल करा रहे हो, बट ऑल्सो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। सो दिस इज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेटवा, जो पहला प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, इज अंडरवे ऑलरेडी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस विथ रिवर इंटरलिंकिंग। और इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि केन बेटवा जो मैंने आपको बताया, इस इंटरलिंकिंग से कुछ एक्टिविस्ट्स का कहना है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो एक रिस्क पे है ऑफ सबमर्जिंग ड्यू टू वाटर। तो अगेन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत की रहेगा
insofar as river interlinking projects is concerned, my friends. Similarly, the distortion in the existing environment of the whole place, क्योंकि आप पानी से पानी जोड़ रहे हो, रिवर्स का एक लोकल लेवल इकोसिस्टम भी होता है। तो मतलब आपके ये पानी के पानी जोड़ने से रिवर जोड़ने से क्या आप एनवायरमेंट चेंजेस होंगे, उसका असेसमेंट भी एक क्रूशियल कंपोनेंट उभर के आता है। ट्रू, एंड यू ऑल्सो फाइंड कि हिमालयन रिवर्स को आप जोड़ रहे हो पेनिनसुलर रिवर्स से, विच मीन्स कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रिवर चेंजेस कोर्स। हिमालयन रिवर्स फ्रीक्वेंटली चेंज देयर कोर्स, उनका सेडिमेंट लोड हाई होता है। सो व्हाट हैपेंस देन? सो देयर नीड्स टू बी सेफगार्ड्स अगेंस्ट सच इश्यूज। एंड फाइनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज, क्योंकि अब आपको कनाल्स और रिजर्वॉर्स बनाना पड़ेगा, लैंड की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट हैपेंस टू दोज पीपल हु गेट डिस्प्लेस्ड? उनके राइट्स, उनके इश्यूज को भी फैक्टर इन करना काफी क्रूशियल है। So these are the challenges that have been identified in the last 10 years related to river interlinking. And finally we come to renewable energy. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अब से is commonplace. कुछ साल पहले renewable energy की बात करते थे तो थोड़ा theoretical तरीके से हम अप्रोच करते थे, but now that you find कि renewable is around us, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे सोलर लैम्प्स हो, it is a part of our daily lives, and which is why you find कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स in that direction बहुत क्रूशियल रहे। तो समझते हैं एफर्ट्स क्या है। सबसे पहले ऑब्वियसली द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इंडिया, फ्रांस एक लीड लिया उन्होंने, और काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज जुड़े टू मेक श्योर दैट एक्सेस टू एनर्जी इज upheld in areas that are not served by, say, the other powers that be, right? And you also find that India's updated nationally determined contributions, उसमें भी क्योंकि भारत सरकार ने एक पहल की है, एक जोर डाला है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और वो अब आप फ्रूशन की तरफ देख रहे हो। यू कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑन द ग्राउंड, विच इज वाई हमारा अपडेटेड कमिटमेंट्स जो हम बना रहे हैं उसमें यू फाइंड दैट रिन्यूएबल एनर्जी का अब फेज ज्यादा है, फॉसिल फ्यूल्स का अब कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। 45% emissions intensity by 2030 और 50% हम GHG अपना पावर ग्रिड में यूज करेंगे by 2030। These are massive commitments, my friends. Which means what? हमारा इकोसिस्टम, हमारा बिजनेस, हमारा गवर्नमेंट, हमारा सिटीजन सब एक पेज पे एक साथ काम कर रहे हैं। यस, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। ग्लोबली अगर आप कंपेयर करेंगे, हम चाइना से काफी पीछे हैं इन सो फार एज जस्ट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इज कंसर्न्ड। चाइना का क्यूमुलेटिव इज मोर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज कंबाइंड। But then given the challenges that we have had, एक colonial country जिसके resources को लूटा गया, जिसके पास 140 करोड़ का population है, जिसको आजादी को सिर्फ 70 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, for that country to go ahead and create capacity like this is a phenomenal job, right? So this is the work done in the last 10 years related to renewable energy. And we find that yes, our commitments to renewable energy is absolutely serious, friends. In spite of the constraints, जो भी हमारे challenges जो मैंने आपके लिए identify किए, in spite of that, भारत का जो एक लक्ष्य है to make sure that renewable energy is a part of our daily lives, that we are no more dependent on fossil fuels, ये exemplify होता है through this chart. Have a look at this, and what you find is that we are absolutely doing well in almost all the sectors. Wind energy में हम 4th इन दी इंटायर वर्ल्ड है। बायोमास एनर्जी में हम ऑलरेडी अपना एनर्जी टारगेट्स मीट कर चुके हैं। रूफटॉप सोलर में अभी आपने देखा रिसेंटली बजट में रूफटॉप सोलराइजेशन अनाउंस हुआ है, पीएम कुसुम स्कीम अनाउंस हुआ है। फेम जहां पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, उसके इकोसिस्टम को बनाने की बात हो रही है, वो भी एक प्रायोरिटी एरिया उभर के आया है। सो यू फाइंड दैट यस, रिन्यूएबल एनर्जी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन एक्सेलेंट वर्क, बट देन व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस? And what you find is that in case of International Solar Alliance, जैसा मैंने आपको कहा, इंडिया और फ्रांस ने पहल ली है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया और फ्रांस ने ही पहल ली है। No other country has made a financial commitment to International Solar Alliance so far, right? And you find that under the Paris Climate Agreement, जो हमारा गोल था, उससे हम थोड़ा सा पीछे रह गए। 175 गीगावाट का हमारा गोल था, हम करीब 120-21 के आसपास ही रह गए। But then given that we have the challenges that we have done an excellent job. And finally, you find that an independent group, Climate Action Tracker, इन्होंने भारत के ये जो efforts हैं
predictably so as the Western world, they have gone ahead and said that Indian government's response and their particular efforts have been highly, what is the term that they use? Highly insufficient, right? But then you have to take things into context. Context में चीजों को समझना जरूरी है, स्पेशली जब आप देशों की बात कर रहे हैं, कंट्रीज की बात कर रहे हैं. एब्सोल्यूट तरीके से अगर आप जज करेंगे, which is I think a very unfair way of going ahead and doing it. Yet, nevertheless, let's take a look at the climate action tracker, and this is what they say, that our policies and our actions are insufficient. Our conditional and our unconditional targets, again, highly insufficient and insufficient, which is just an opinion, but still is one of the challenges that can be included under India's efforts for renewable energy. Right, my friends? So I hope ये पूरा discussion आपको interesting लगा. हमने कुछ पैरामीटर्स पे भारत सरकार के काम को तौलने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, एनालाइज करने की कोशिश की है. In case you found the discussion interesting, do consider to leave us a like. We'd greatly appreciate that. और ये पूरा का पूरा PDF मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. That goes by the name of Bhuvan Study IQ. Similarly, I'm also available on Instagram. कोई भी environment related concept जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, or if you would like me to help you with your environment strategy for UPSC, I'm available. Get in touch with me. Same name, Bhuvan Study IQ, या फिर आप स्कैन कर सकते हैं and you can go ahead and connect with me on my Instagram. Right, and for those of you friends जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो इस साल हो 26 मई 2024 या अगले साल हो 2025 या 2026, see this is the way we approach concepts in the class 2. The focus is कि end to end हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में समझाएं, कंपैरिजन करके समझाएं, ताकि आपको ये जो मगअप करने की प्रवृत्ति है, जो रटने की प्रवृत्ति है, उससे निकालना है. Right, you need to analyze concepts and for that first you need to understand them. And अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो you need two things. एक, conceptual clarity, just as we did it right now. And number two is making sure कि ये conceptual clarity को आप question solving ability में convert कर सको. And this is the entire focus of our programs, of our test series, of various books that are published by the Study IQ, the whole management here. Right? So किसी भी टॉपिक, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट चाहिए, साथ ही यू वांट मी टू गो अहेड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, देन वेल प्लीज यूज द कोड BALIVE. राइट, आई ग्रेटली अप्रिशिएट दैट. चलिए मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं. जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.